यस, गुड इवनिंग, खुश रहो। वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। आई एम फाइन, मस्त, बढ़िया। क्या था होमवर्क, क्या था लास्ट क्लास में? क्या होमवर्क दिया था भाई? हम्म। ये थोड़ी दिया था यार, इसके अलावा कुछ दिया था। ये तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं शायद, 20 से 27 तो। थर्ड, हाँ कुछ इससे पहले वाले 8 है ना। S1 और O1। हाँ हाँ, एक मिनट, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। अच्छा, तो जो होमवर्क था वो था, ये नहीं था, है ना। ये उससे पहले वाली क्लास का था। इसके अलावा था S1 और O1, राइट। तो सबसे पहले तो देखो S2 डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से ड्यू है। तो सबसे पहले तो S2 के पहले 5 क्वेश्चन, जिसमें से मुझे लगता है कि कुछ तो मैं एक पहला वाला डिस्कस कर चुका हूं। S2 पर आ जाओ पहले। S2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, 4 में भी डाउट है। S2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि टिन जो है Sn+2, इसकी किसके साथ रिएक्शन हो रही है? H2O2 के साथ। और टिन क्या कर रहा है? H2O2 को रिड्यूस कर रहा है। टिन H2O2 को रिड्यूस कर रहा है, मतलब खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो अगर H2O2 का रिडक्शन होगा, H2O2 का रिडक्शन होगा, तो ये -1 से -2 में, -1 से -2। देखो मैंने पहले भी बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूं, H2O2 H2O में भी जा सकता है, H2O2 का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। रिडक्शन हो रहा है तो H2O में, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो O2 में। एन फैक्टर निकालोगे तो इसका भी 2 आएगा और इसका भी एन फैक्टर 2 आएगा। उसके बाद क्या दे रखा है? और यह भी कहा जा रहा है कि जो H2O2 है, अगर आप इसे ऐसे ही रख दोगे, H2O2 को खुला छोड़ दो, तो ये डीकंपोज हो जाता है किसमें? H2O प्लस O2 में। ये पता क्या हो रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन यानी H2O2 का केवल रिडक्शन हो सकता है, H2O2 का केवल ऑक्सीडेशन हो सकता है, और यहां H2O2 का क्या हो रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसका एन फैक्टर निकालने का तरीका अलग होगा। H2O2 का, इसका एन फैक्टर अगर आप यहां निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 1। कैसे आया ये 1? 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2। क्योंकि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में भी एन फैक्टर 2 है, रिडक्शन वाली रिएक्शन में भी इसका एन फैक्टर 2 है, तो इसीलिए जब इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। मतलब यहां H2O2 का एन फैक्टर अलग है, यहां H2O2 का एन फैक्टर अलग है, दोनों जगह H2O2 का एन फैक्टर सेम नहीं है। तो अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास 200 ग्राम 10% बाय मास H2O2 का सॉल्यूशन है। तो इनिशियली H2O2 कितने हमारे पास? 200 ग्राम में 10%, मतलब 20 ग्राम। 20 ग्राम अगर H2O2 होते तो H2O2 के मोल्स कितने होंगे? 20 डिवाइडेड बाय 34। 20 डिवाइडेड बाय 34। इसको हमने किसके साथ मिक्स कर दिया? टिन के साथ।
टिन के कितने मिलीमोल्स डाले हमने, टिन के कितने डाले, 88.2 इंटू 1m इंटू 1m, तो होगा क्या यहां पर, जितने इक्विवेलेंट्स टिन के हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स H2O2 के तो टिन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो H2O2 के कितने इक्विवेलेंट्स है, 20 डिवाइडेड बाय 34 इतने, या इसको ऐसे करते हैं, H2O2 के मान लो, थोड़ा आसान इक्वेशन बना के करो, यहां इसके x मोल्स कंज्यूम होते हैं और यहां कितने कंज्यूम हो रहे हैं, y मोल्स, कितने, y। तो आप कह सकते हो कि H2O2 के टोटल कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, x और y, और ये टोटल किसके बराबर होने चाहिए, 20/34। उसमें से यहां कितने रिएक्ट कर रहे हैं, जितने टिन के हैं, जितने टिन के हैं। तो यहां की मैं बात कर रहा हूं, अगर H2O2 के यहां x मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट्स कितने होंगे इस रिएक्शन में, x इंटू 2। इतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, टिन के होंगे। तो टिन के इक्विवेलेंट्स 88.2 इंटू 1, ये ml में है तो डिवाइडेड बाय 1000 इंटू टिन का n फैक्टर 2। समझ में आया। तो इतने इक्विवेलेंट्स तो H2O2 के टिन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू यहां पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि यहां पर H2O2 के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। और चाहो तो अब यहां पर इक्विवेलेंट के बजाय मोल से सॉल्व कर दो। अगर इसके y मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके y मोल से ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, y/2, और इस y/2 मोल्स का वॉल्यूम आपको निकालना है। आई थिंक पीवी 1 एटमॉस्फेयर मतलब 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान है भाई, कुछ नहीं करना है, कॉपर के इक्विवेलेंट्स को हाइपो के बराबर कर दो, खत्म। बस ध्यान रखना, कॉपर ब्रास में पहले 0 में था। इसमें एक लाइन बता देता हूं, इस लाइन का क्या मतलब है, ब्रास वॉज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ H2SO4। उससे क्या हुआ, जो सॉलिड होता है उसमें कॉपर ही है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। जब उसको H2SO4 में डिसॉल्व किया गया तो कॉपर +2 में चला गया, और उस कॉपर +2 को जब हमने Ki के साथ रिएक्ट करवाया तो कॉपर +2 से +1 में आ गया, यानी कॉपर का यहां आयन फैक्टर +2 से +1, तो कॉपर का आयन फैक्टर 1 है। और कॉपर के इक्विवेलेंट्स को किसके बराबर करना है, हाइपो के बराबर करना है, दैट्स इट। कॉपर के इक्विवेलेंट्स को किसके बराबर करना है, हाइपो के बराबर करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं इसी तरह का क्वेश्चन क्लास में करवा चुका हूं। KiO3 प्लस Ki प्लस HCl, इससे क्या बनता है, आयोडीन प्लस KCl। यहां HCl का कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयोडीन का। और रिवर्स में देखोगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन है, रिवर्स में देखोगे तो डिस्प्रपोर्शनेशन है। तो इसका एन फैक्टर यहां पर कितना हो जाएगा, 5/3, पहले भी हम निकाल चुके हैं। इसका एन फैक्टर निकालोगे तो 1, इसका एन फैक्टर निकालोगे तो 5। और HCl का अगर एन फैक्टर निकालना है तो पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाके HCl का एन फैक्टर। तो उससे अच्छा फिर मोल कॉन्सेप्ट से ही कर लो उसको। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ KiO3। तो यहां पर जो आयोडीन प्रोड्यूस हो रही है उसको फिर हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, हाइपो के साथ, Na2S2O3। कुछ याद आ रहा है, क्लास में कुछ किया हुआ है हमने ऐसा ही कुछ, Na2S4O6 प्लस I-, हाँ या ना, क्लास में किया हुआ है। हाइपो के इक्विवेलेंट्स उससे आयोडीन के, लेकिन यहां पर इनको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इसके इक्विवेलेंट से इसके इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट से मोल्स, फिर यहां पर इसके मोल्स, फिर इसके इक्विवेलेंट्स। क्लास नोट्स देखो, ढंग से पता चल जाएगा। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। उसके अलावा इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट एक और है, HCl की मोलरिटी निकालो। उसके लिए आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, और आई थिंक बैलेंसिंग में करूंगा तो ये 3, ये 6, ये 5 और ये भी 6, और यहां पर कह सकते हो 3H2O और आ जाएगा। ये इस रिएक्शन की बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग होने के बाद इसके मोल्स पता है, तो इसके साथ HCl के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसका 1 मोल के साथ इसके 6 मोल्स, यानी 6 टाइम्स कर लेना। मोल कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा, नहीं तो एन फैक्टर निकालना है, उसके लिए भी रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। सुनाई दे रही मेरी बात? क्योंकि सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में भी है। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही क्वेश्चन जेई एडवांस में भी है। पता चला गया किसी को? मैं बता देता हूं जेई एडवांस में कौन सा क्वेश्चन है ऐसा ही। वैसे वहां HCl की कंसेंट्रेशन तो शायद नहीं पूछी, बट 1998 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। 1998 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस में। चलिए अब आ जाते हैं O1 पर। O1 में जो भी डाउट्स है वो पूछ लीजिए। जल्दी जल्दी करिए। O1 में कहां तक पहले डिस्कस हो चुका था? यस, O1 के डाउट्स पूछिए। बेटा सेकंड नहीं बता रहा हूं, हो जाएगा। फोर्टी वन। फोर्टी वन में तुम्हें N2H4 से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि केमेनोफोर क्वेश्चन नंबर 41 में केमेनोफोर सॉरी K2Cr2O7 की N2H4 से रिएक्शन हो रही है, और इसी N2H4 से केमेनोफोर की भी रिएक्शन हो रही है, और दोनों में कहा जा रहा है कि N2H4 का सेम ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम ऑक्सीडेशन यानी इन दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दो। इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। सॉल्यूशन थोड़ा बहुत देख लिया करो यार। क्वेश्चन नंबर 42 में CuS का एन फैक्टर, CuS का एन फैक्टर आ जाएगा 6। FeH2 का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, FeH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे आयरन +2 से +3, तो Fe के लिए चेंज हुआ 1 का, और सल्फर के लिए चेंज है 5 का, -1 से +4, तो यहां पर इसका एन फैक्टर आ जाता है -11। दोनों का एन फैक्टर अब कर लेना। इसके बाद नहीं कर सकते हो तो बड़ी अजीब सी बात है। मिक्सचर है KMnO4, इसको भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसके मोल्स इनटू एन फैक्टर प्लस इसके मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। आगे बढ़ो। अनुज बेटा 46 कितनी बार पूछोगे यार?
फिर वही KiO3 की Ki के साथ रिएक्शन हो रही है, आयोडीन प्रोड्यूस हो रही है, उस आयोडीन को हम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, मुझे लगता है कम से कम 46 वाला क्वेश्चन फिर से वही चीज आ जाती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बताता जाऊं, बस हर जगह बताना है नहीं, हर जगह ये क्वेश्चन बता दो, हर जगह पूछ लो बेटा। क्लास में करवा चुका हूं लेकिन फिर भी डाउट है। 45 में भी वही चीज हो रही है। वेनेडियम +2 में गया वापस, पहले वेनेडियम +5 में था, उससे वो +2 में गया, +2 से +4 में गया। एन फैक्टर वेरी कर रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में। तुम्हें लगता है, बस तुम्हें क्या लगता है कि सर, हाँ सर ने बताया कि y इक्वल्स टू 5x+3, इसका कर्व कैसा होगा सर ये भी बताओ, और y इक्वल्स टू अगर लिखा हुआ है कि 2x+5 का कर्व कैसा होगा तो सर ये भी बताओ। ये बताया, उससे क्या मतलब, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, दोनों बताने पड़ेंगे। फोर्टी सिक्स भी नहीं बता रहा, 47 भी नहीं बता रहा हूं, 48 भी नहीं बता रहा हूं, 49 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 49 में ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये सिंपल यूं कह दो एक तरह की केमिकल रिएक्शन है जिसमें ना तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना किसी का रिडक्शन हो रहा है। अब यहां क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कंपाउंड में ये भी केटाइन, ये भी केटाइन, केटाइन भी है, एनाइन भी है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, CO2 प्लस H2O। तो देखो बेटा, अगर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, एन फैक्टर निकालना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे केटाइन बहुत सारे एनाइन है, तो ज्यादा अच्छा है इसे बैलेंस करके सॉल्व कर दो, बैलेंस करके सॉल्व कर दो, एन फैक्टर से मत करो। समझ में आया? बैलेंसिंग कर लेना और सॉल्व करो मोल कॉन्सेप्ट से। इसीलिए क्वेश्चन दिया गया था, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया कि हम इसको एन फैक्टर से ना करें। सिमिलरली डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड is oxidized to CO2 plus H2O plus Cl2। अब यहां पर भी प्रॉब्लम यह आ रही है कि इसमें से किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर, जब बहुत सारे एलिमेंट्स दिखते हैं ना तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मुश्किल होता है। तो यहां पर अब आप क्या करो, यहां पर मैं आपको बताता हूं एन फैक्टर कैसे निकालना है। तो आप इसको रिएक्शन को पहले पूरा बैलेंस करो। 2 कार्बन है, ट्वाइस CO2, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, H2O, ठीक है। यहां पर लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही कि ऑक्सीजन की अगर काउंटिंग की जाए तो यहां 2 और यहां 5 ऑक्सीजन दिख रही है। हाइड्रोजन से पहले सॉरी ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन को नहीं किया अभी तक, ऑक्सीजन को। तो यहां 2 4 और 1 5, यहां केवल 2 है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया 3 H2O और ऐड कर दिए, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो यहां 2 और यहां 8, तो यहां पर 6H+ आयन, कितने 6H+ आयन। और अब आप चार्ज को बैलेंस कर दो, इस पर 0 चार्ज, इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0, यहां +6 चार्ज है तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर किसी का लिखा ही नहीं, चार्ज को बैलेंस कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 6। बाकी का भी निकाल सकते हो बट इस तरह से इसका एन फैक्टर निकालो।
अलशद अभी S1O1 डिस्कस नहीं हुआ है बेटा। तुम्हारा कमेंट विजिबल है लेकिन ये सारा डिस्कशन अभी ड्यू है। अब आप इसको कर लेना। तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कितने मिली इक्विवेलेंट, 600 मिली इक्विवेलेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 600 मिली इक्विवेलेंट्स है, तो इसके कितने होंगे n इंटू 6, तो इसके मोल्स कितने होंगे 100 मिली इक्विवेलेंट्स, सॉरी 100 मिली मोल्स, 100 मिली मोल्स हो जाएंगे, n की वैल्यू 100 आ जाएगी, और इसके 100 मिली मोल्स है। अब सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो रही, तो इसके 100 मिलीमोल्स के साथ 100 मिलीमोल्स कौन रिएक्ट करेगा, NaOH। 100 मिलीमोल्स कौन रिएक्ट करेगा, NaOH। एक स्टूडेंट है अंशुमन, जिसने कमेंट लिखा सर अब इक्विलिब्रियम शुरू करिए। तो अंशुमन बेटा, ये इंस्ट्रक्शंस तुम है ना कहीं और जाके दो। मुझे लगता है तुम गलत जगह पर आ गए, गलत आदमी को तुमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ठीक है ना। और यहां क्या ना कि मुझे क्या करना वो मुझे पता है। तुम्हें शायद इंस्ट्रक्शंस देने की बहुत आदत है, तुम्हारे घर में शायद तुम बड़े इंस्ट्रक्शन या तो देते हो या तुम झेलते बहुत आए हो। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि जिसको डिस्कशन में मजा नहीं आता ना, जिसको डिस्कशन में मजा नहीं आता, ये मान लो कि उसकी जेई की तैयारी गड़बड़ चल रही है भाई। जो डिस्कशन को स्किप करना चाहता है, जो डिस्कशन में पार्ट नहीं लेना चाहता है, मतलब मामला गड़बड़ है। तुम्हारे लेक्चर अटेंड करने से क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या लगता है तुम केमिकल इक्विलिब्रियम का होमवर्क कर लोगे? अगर इतना ही करना होता तो रिडक्स का भी करते। तो मैं आप सबके लिए एक चीज बता रहा हूं, सीरियसली इस चीज को ध्यान रखना। होमवर्क में मजा आना चाहिए, होमवर्क के डिस्कशन में मजा आना चाहिए। बहुत बार हम कहते हैं ना कि सर टेस्ट के मार्क्स से पता चलता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। वो तो ठीक है, मैं उससे पहले ही बता सकता हूं, तुम खुद उससे पहले डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है, बिना टेस्ट के मार्क्स से। जिसको होमवर्क डिस्कशन में मजा आता ना, उसके टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आते हैं। जो होमवर्क डिस्कशन में इन्वॉल्व होता है उसके टेस्ट में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और जो ये चाहता है कि सर होमवर्क रहने दो, कल करना, मत करो, आगे बढ़ो, वो मार्क्स नहीं आएंगे। चलो बात हो गई बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 में कैसे निकाला हुआ देख लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व पर मॉलिक्यूल। चलिए, और इसमें अब थोड़े कुछ आगे के क्वेश्चन अगर आप देखोगे 51, 52, 53, ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये सब एसिड बेस रिएक्शन है। एन फैक्टर एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट से आएगा, एन फैक्टर एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट से आएगा। H2SO4 का एन फैक्टर 2, Na2CO3 का एन फैक्टर भी 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 53 में Na2CO3 की नॉर्मेलिटी निकालनी है, नहीं H2SO4 की नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 1.06 मोलर मास 106। इक्विवेलेंट्स निकालने तो इंटू 2 25 ml, ml में डिवाइड बाय 1000, नॉर्मलिटी n।
नॉर्मलिटी निकालनी, अगर मोलरिटी निकालनी होती तो मोलरिटी इंटू 2 कर देते। इतना सा ही करना है। उसके बाद 53 में भी यही करना है, 54 में भी यही करना है, 55 बता देता हूं, 55 बता देता हूं। ये थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन है। 55, 56, 57 ये तीनों अलग एक ही तरह के क्वेश्चन है, तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है। देखो जो जेन्युइन डाउट है मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन जो चीज पढ़ा चुका हूं ना वो कोई पूछता तो बड़ा दुख होता है। खून भी जलता है, बाल भी उड़ते हैं। खून जले तो जले, मैं पहले भी बोल रहा हूं, वो तो वापस आ जाता है, बन जाता है। ये बाल एक बार उड़ जाते हैं ना तो ये वापस नहीं आते, उसका बड़ा दुख होता है। तो जो जेन्युइन डाउट है ना मुझे पता है, वो मैं बताता हूं। 55, 56, 57 तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। आपको पता है कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ए और बी रिएक्ट करके मान लो सी या कुछ भी बना रहे, तो जितने इक्विवेलेंट्स ए के हैं उतने ही बी के होंगे, उतने ही सी के होंगे। इक्विवेलेंट्स तीनों के बराबर होंगे, तीनों के बराबर होंगे। तो कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है, आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, इसके जितने इक्विवेलेंट्स होंगे ऑक्सीजन के भी उतने होंगे, ऑक्साइड के भी उतने होंगे। किसी भी कंपाउंड में कैटाइन और एनाइन के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है इसके x ग्राम के से इसके कितने ग्राम बन रहे हैं? y ग्राम। बताना क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल थोड़ा समझाता हूं, सुनना मेरी बात को अच्छी तरह से। यहां पर अगर हम देखें, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीशियम प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू MgO, बैलेंस भी कर सकते हैं। इसका एन फैक्टर 2, ऑक्सीजन 0 से -2, तो ऑक्सीजन इसका तो एन फैक्टर 4, बट इसको एक काम करते हैं थोड़ा आसान, एम उल्टा लिखता हूं, MgO कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। याद करो डीकंपोजिशन रिएक्शन वाला केस लिया था मैंने, डीकंपोजिशन वाला केस लिया था। इसका एन फैक्टर 2, बैलेंसिंग नहीं करते हैं। इसका एन फैक्टर 4 और इसका एन फैक्टर भी 2। इसका एन फैक्टर या तो मैग्नीशियम से निकालो या ऑक्सीजन से निकालो, -1 से 0, बट यहां 2 ऑक्सीजन है इसीलिए 4। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgO, तो इसका मोलर मास कितना है? 24 मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का 16 डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर, तो ये कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। अब यही इक्विवेलेंट वेट इसका हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, अलग अलग भी करके ऐड कर सकते हो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कैसे? मैग्नीशियम का इंडिविजुअली सोचो तो मैग्नीशियम 0 से +2, एन फैक्टर 2, तो यही वैल्यू आ जाएगी अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 और 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख रहा हूं 16 डिवाइडेड बाय 2। अगर 32 लिखोगे तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 12, ये आ गया 8, 20। देखो बातें मैं जो बता रहा हूं थोड़ा प्रूव करके बताता हूं। एक तो मैं कह दूं ऐसा होता है मान लो, बट वो मेरी हैबिट में नहीं है कि यार मान लो, थोड़ा मैं उसे प्रूव करता हूं। प्रूव क्या किया मैंने आपको पता है? यहां पर प्रूव ये किया कि एक ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है
इक्वलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड इक्वल्स टू इक्वलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्वलेंट वेट ऑफ एनायन, ये कह सकते हो। दोनों के इक्वलेंट वेट को ऐड कर दो, दोनों के इक्वलेंट वेट को ऐड कर दो। अब मैं इस क्वेश्चन पर आ रहा हूं। कोई मेटल है जिसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, ऑक्साइड। इसके x ग्राम और इसके y ग्राम। तो इसके x ग्राम इक्वलेंट्स कितने होंगे, तो इसको मैं मेटल के इक्वलेंट वेट से डिवाइड कर रहा हूं। ये E क्या है, मेटल का इक्वलेंट वेट, मास डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट। ये क्या हो गया, इक्वलेंट्स ऑफ मेटल। Y किसका मास है, ऑक्साइड का। तो ऑक्साइड के इक्विवेलेंट्स कैसे होंगे, तो ऑक्साइड में एक तो मेटल है उसका इक्विवेलेंट वेट E, और ऑक्सीजन का कितना है 8। ऑक्सीजन का कितना 8, जैसे यहां पर भी था। तो ये किसके इक्विवेलेंट्स हो गए, ऑक्साइड के। ये किसके इक्विवेलेंट्स हो गए, मेटल के। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। यानी कुल मिला के यहां पर शॉर्ट में ये बोल दो, जितनी भी ऑक्साइड्स हैं उन सब में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 यूज करना है। ऑक्सीजन 0 से -2 एन फैक्टर 2, तो 16 डिवाइडेड बाई 2। तो इस ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट E प्लस 8। ये ऑक्साइड के इक्विवेलेंट्स, ये मेटल के इक्विवेलेंट्स, दोनों को बराबर कर दिया। E की वैल्यू निकाल सकते हो आप। ये E क्या है, मेटल का इक्विवेलेंट वेट। जो भी मेटल, जैसे मैग्नीशियम है तो 12 हो जाएगा, लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं कि मेटल कौन सा है। अच्छा, इसी तरह से मान लो क्लोराइड है, तो क्लोराइड पर तो चार्ज -1 ही होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड 35.5 लिख देता हूं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 -8, ऐसे याद कर लेना। S1 पहले S1 डिस्कस हो चुकी है ना पूरी कोई। यस, मुझे लग रहा है लेकिन उसमें कुछ नया नहीं है। एसिड बेस वाले क्वेश्चन जैसे ये थे वैसे ही हो जाएंगे। चलिए डन। S1 कंप्लीट हो चुकी है, O1 कंप्लीट हो चुकी है, S2 के 1 से लेके 5 तक हो चुके हैं। तो अब वापस स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। शुभम 30 और 31 ट्राई करो बेटा, वापस ट्राई करना, सॉल्यूशन देखना, पढ़ना, उसमें से सब समझ में आ जाएगा। प्रणय यार, तुम्हारा मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, बट मुझे थोड़ा टेलीग्राम शायद मुझे लगता है यूज करना कम आता है। तुम या तो, मुझे नहीं पता टेलीग्राम में तुम मेरे को डायरेक्ट कमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तुम अपना नंबर मुझे दे देना, मैं कॉल कर लूंगा। राइट। प्रकाश सर, इज दिस पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर IIM एंड एनसेट। यार ये IIM और एनसेट मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। IIM, JEE, IIM वाले कौन से कोर्सेज की बात कर रहे हो, एनसेट का क्या मतलब होता है।
सब अपने नंबर मत दो, अभी नहीं देने, वहां देना मोबाइल पर। नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट एनसेट। और ये किसके लिए होता है बेटा, कौन सी स्कॉलरशिप के लिए होता है? सब अपने अपने नंबर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो? ध्यान देने की बात नहीं की थी, मोबाइल पे देना ताकि मैं कॉल कर लूंगा। नहीं देना बेटा, किसी को नंबर नहीं देना है। टेली पर ऑनलाइन आता हूं बेटा, कम आता हूं, आता हूं ऐसा नहीं आता हूं। चलो अब आगे बढ़े। तो लास्ट टाइम केमिकल इक्विलिब्रियम पर, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कहां पहुंच गए थे? तो मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस का रिप्रेजेंटेशन बता दिया था, और मैंने लास्ट में ये बताया था कि अगर दो केमिकल रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहां तक मैंने बता दिया था। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर ऑन पेपर कोई रिएक्शन लिखी हुई है तो रिएक्शन फिक्स है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होगा जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे, जब आप उसका टेम्परेचर चेंज करोगे, राइट। अदरवाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, यानी कंसंट्रेशन बदलने पर, कंटेनर की साइज बदलने पर, कंटेनर का वॉल्यूम बदलने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता है। बट अभी और कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मुझे लगता है फोर्थ करेक्टरिस्टिक पे मैं आ रहा हूं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में फोर्थ पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। फोर्थ पॉइंट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पहले आता है केसी। केसी मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें गैसेस भी हो सकती है, आयंस भी हो सकते हैं, अगर हम इनकी गैसेस और आयंस को मोलर कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? केसी। अगर आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हो तो इसे कहा जाता है केसी। अब जहां तक इसकी यूनिट्स की बात करें तो ये मोल्स पर लीटर की पावर बी, नीचे भी मोल्स पर लीटर की पावर ए, तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी? मोल्स पर लीटर की पावर बी माइनस ए। हाँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप मोल्स पर लीटर में ही कंसेंट्रेशन पुट करो, अगर आपकी इच्छा तो आप मोल्स पर मीटर क्यूब में भी पुट कर सकते हो, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब एक तरह से राइट डाउन देखा जाए तो प्रोडक्ट का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रोडक्ट का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जनरली हम बी माइनस ए को कभी डेल्टा एन जी भी लिख लेते हैं। डेल्टा एन जी इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने कहा था कि वैसे भी सॉलिड्स और लिक्विड्स तो एक्सप्रेशन में अपीयर ही नहीं होते हैं, तो अगर कोई सॉलिड है तो वो अपीयर नहीं होगा, तो उसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कंसीडर नहीं करना है। तो डेल्टा एन जी का मतलब, जी मतलब जो गैसियस सब्सटेंस है उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का डिफरेंस। जो गैसियस सब्सटेंस अगर कोई सॉलिड है तो वो वैसे भी एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, तो उसके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, उसके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम यहां पर मोलर कंसंट्रेशन लिख रहे हैं तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे? केसी। समझ में आ गई मेरी बात? इधर उधर की बातें ना करी जाए, फोकस जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर करो। इतने सारे स्टूडेंट, आप थोड़ा सोच के देखो कि कोई क्या पूछता है, कोई क्या पूछता है, कोई क्या पूछता है, सबका जवाब देने लगूंगा ना मैं तो केमिस्ट्री तो साइड में रह जाएगी और बाकी सारी चीजों के जवाब देता रहूंगा।
बेटर टू फोकस ऑन दिस। हाँ, तो इतना डिस्ट्रैक्ट भी मुझे मत करो। और पता है क्या है, पहले तो कुछ भी पूछ लोगे, फिर यहां पर सर ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया, जो बता रहा हूं वो नहीं सुनोगे। B-1 क्या है, जो सामने दिख रहा है वो ये कार्तिकेय, और मुझे लगता है ये दूसरा वाला कार्तिकेय होगा डेफिनेटली। B-A क्या है, जो दिख रहा है वही है B-A। बी क्या है, ए क्या है, बस पूछ लो, जो लिखो जो पूछ लो है। डेल्टा एन जी क्या है, B-A, यानी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का। बट एक और कांस्टेंट डिफाइन होता है केपी। केपी लेकिन तभी यूज करोगे जब गैसेस होगी, केपी तभी यूज करेंगे जब गैसेस होगी। और अगर केपी आप एक्सप्रेशन में लिखते हो तो प्रेशर ऑफ बी की पावर स्मॉल बी, प्रेशर ऑफ ए की पावर स्मॉल ए। यहां पर आप चाहो तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में भी लिख सकते हो, एटमॉस्फेयर की पावर क्या आ जाएगी, B-A। अब मैं B-A को क्या लिख रहा हूं, डेल्टा एन जी। या आप चाहो तो प्रेशर पास्कल में भी पुट कर सकते हो, पावर क्या आ जाएगी, डेल्टा एन जी। ये क्या लिख रहा हूं, इसकी यूनिट्स है ये किसकी यूनिट्स है, केसी की। ये किसकी यूनिट्स है, केपी की। यूनिट्स ऑफ केपी, ये किसकी यूनिट्स है, केसी की। डेल्टा एन जी क्या है, वो सामने दिख रहा है आपको, डेल्टा एन जी क्या है, वो सामने दिख रहा है बेटा। बहुतों को ऐसा लग रहा है कि ये एन अलग है जी अलग है, माफ करो माफ करो। डेल्टा एन जी, जी मतलब स्टैंड्स फॉर गैसेस, डेल्टा एन मतलब प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का, जी का मतलब केवल किसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंसीडर करने हैं, केवल किसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गैसेस के। सही में बेटा। चलो एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NH3, डेल्टा एन जी क्या होगा इसका, डेल्टा एन जी क्या होगा, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू CO। इन दोनों रिएक्शन के डेल्टा एन जी बता दो मुझे जल्दी से। दोनों रिएक्शन के डेल्टा एन जी बता दीजिए जल्दी से, इसका भी और इसका भी। सब गैस ऊपर, सब गैसेस हैं। पहली वाली रिएक्शन का आंसर -2 है, पहले वाले रिएक्शन का आंसर -2 है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो 2 - 4, 2 - 4, ये 2 -1 -3। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी क्लास को पढ़ा रहा हूं। और सेकंड रिएक्शन में 1 - हाफ यानी हाफ। इतना ही है बेटा, अब इससे ज्यादा मत पूछना मेरे से कोई कि डेल्टा एन जी क्या होता है। तो केसी और केपी, केसी हर जगह यूज हो सकता है, चाहे गैसेस हो या कुछ भी हो, केसी हर जगह डिफाइन होगा। लेकिन केपी तभी यूज करोगे जब सभी गैसेस होगी, कोई आयन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई सॉल्यूट नहीं होना चाहिए, तब आप केपी यूज कर सकते हो। अब यहीं पर ये जो रिएक्शन है, मान लो ये भी गैसेज है ये भी गैसेज है, तो इसके लिए तो केसी भी डिफाइन होगा, इसके लिए केपी भी डिफाइन होगा। तो क्या अगर हमें केसी पता है तो केपी, या केपी पता है तो केसी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अब हमें इस केपी को केसी से रिलेट करना है, क्योंकि आप में से कोई एक स्टूडेंट
इस रिएक्शन के लिए केसी यूज कर रहा है, कोई स्टूडेंट केपी यूज कर रहा है। अगर कोई मुझे कह दे कि इस रिएक्शन का केसी इतना है, तो क्या मैं उसका केपी निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल सही तनिष, वो फॉर्मूला जो आया वही डिराइव करना है। तो केपी से केसी और केसी से केपी कैसे निकाल सकते हैं वो बताना है। भाई लोगों क्या बोलूं मैं किसी को, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको इसके कोफिशिएंट को काउंट नहीं करेंगे, सॉलिड के कोफिशिएंट को काउंट नहीं करेंगे। समझ में आई बात? बिल्कुल सही। तो अब लेट से ये रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए कन्वर्टिंग इनटू बी मोल्स ऑफ बी। इसका केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए। अब केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए। और प्रेशर और कंसंट्रेशन को कैसे रिलेट करते हैं? P इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी। एन बाई वी क्या है? कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो प्रेशर ऑफ ए इज व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। प्रेशर ऑफ बी इज व्हाट? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। ये सी की जगह, सी क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो अब यहां पर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी की पावर बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी की पावर ए। और अब यहां से आर टी को अलग कर दो, तो ऊपर क्या रहेगा? बी की पावर बी और ए की पावर ए। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं तो इसको थोड़ा ये पूरा उठ के थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। आएगा। तो यहां से अब बी की पावर अपॉन ए की पावर ए और आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ये क्या है? केपी। तो ये केपी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम केसी से केपी या केपी से केसी डिराइव कर सकते हैं। सही कह रहे हो, मैं भी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी समझ रहा हूं। तो फाइनली हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, केपी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। बट यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं आपको कोई पूछूं कि केसी इतना है, केपी निकालो, तो टी तो समझ में आ रहा है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर किस में पुट करते हैं हम? केल्विन में। यहां आर की वैल्यू क्या पुट करोगे? यहां आर की वैल्यू क्या पुट करोगे? दो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। कोई पूछ रहा है पी क्यों लिखा बेटा? यहां प्रेशर पुट कर रहे हैं इसलिए केपी लिख दिया, कंसंट्रेशन पुट करेंगे तो केसी लिख देंगे, इतना ही मतलब है। केपी में पी क्यों आया? क्योंकि प्रेशर की टर्म्स में पुट कर रहे हैं। केसी में कंसंट्रेशन की टर्म्स में पुट कर रहे हैं।
यस, बता दूं मैं, ज्यादातर यहां पर हम 0.0821 यूज करते हैं। 0.0821 की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। तो अगर 0.0821 है तो ये जो आएगा वो मोल्स पर लीटर में, और केपी किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में। और अगर आर की वैल्यू 8.314 है, आर की वैल्यू 8.314, ये ऐसा ही सिस्टम होता है, जूल पर मोल पर केल्विन, तो उस केस में ये पास्कल में और ये फिर मोल्स पर मीटर क्यूब में। ये मोल्स पर मीटर क्यूब में, ये पास्कल में, तब ये 8.314। वैसे ये बहुत कम यूज होती, ज्यादातर हम 0.0821 ही यूज करते हैं, क्योंकि बहुतों को इक्वेशन तो पता होती है, लेकिन जब क्वेश्चन आता तो उन्हें पता ही नहीं होता। जो उस टाइम पर आर की वैल्यू याद आती वो लिख देते हैं। तो 0.0821, तो ये मोल्स पर लीटर या एटमॉस्फेयर, ज्यादातर यही यूज होगा, ये कम यूज होता है। सेकंड पॉइंट पर आ रहा हूं, इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं। क्या ऐसा बोल दूं कि केपी हमेशा केसी से ज्यादा होगा? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि केपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन केसी? क्योंकि केसी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आरटी की पावर डेल्टा एनजी से। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो फिर कैसे डिसाइड करें? यस, बहुत सही कहा, पावर नेगेटिव भी होती है, पावर पॉजिटिव भी होती है। तो क्या केवल डेल्टा एनजी से डिसाइड होगा? तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे आरटी हमेशा ही 1 से ज्यादातर केसेस में आरटी की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। लेकिन अगर आरटी 1 से ज्यादा है और डेल्टा एनजी भी ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा एनजी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो केपी की वैल्यू केसी से ज्यादा होगी। और अगर डेल्टा एनजी लेस देन जीरो है तो केपी विल बी लेस देन केसी। यानी मोस्टली आर टी जो है 1 से बड़ा ही होता है। तो आप ज्यादातर डेल्टा एनजी से बोल सकते हो, अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो केपी केसी से बड़ा होगा, डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो केपी केसी से कम होगा। जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, आरटी की वैल्यू 1 कब होगी पता है? आरटी की वैल्यू 1 कब होगी? जब टेम्परेचर 1/r के बराबर होगा। 1/r मतलब 0.0821, यानी लगभग 12 केल्विन। यानी अगर टेम्परेचर 12 केल्विन है तो आरटी की वैल्यू 1, और टेम्परेचर अगर 12 केल्विन से ज्यादा, जो कि बहुत कम है, 100, नॉर्मली तो हम 300 केल्विन पर ही बात करते, तो अगर टेम्परेचर 300 केल्विन के आसपास है तो आरटी की वैल्यू डेफिनेटली 1 से ज्यादा होगी। तो इसीलिए, लेकिन हां, अगर कभी कोई एग्जामिनर कह दे भाई कि सर अगर आरटी की वैल्यू 1 से कम हुई, तो ये पलट जाएगी चीजें, फिर ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर किसी एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि टेम्परेचर 2 केल्विन, 3 केल्विन, 4 केल्विन है, फिर पलट जाएगा। और मैं हर चीज बहुत क्लियरली बताता हूं, ऐसा नहीं, अगर मैं ये नहीं लिखवाऊंगा ना तो क्या होगा, सर आपने तो लिखवाया था डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो तो केपी केसी से ज्यादा होगा, सर हमारा तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, आपने बताया ही नहीं कि आरटी पर भी डिपेंड करता है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन एक और चीज बता दूं, अगर आरटी की वैल्यू 1 हुई, आरटी की वैल्यू अगर 1 है तो केपी हमेशा केसी के बराबर होगा, चाहे डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो चाहे डेल्टा एनजी नेगेटिव हो। और एक और चीज, अगर डेल्टा एनजी 0 हुआ तो भी केपी हमेशा केसी के बराबर होगा।
संडे वाले टेस्ट में भी ये नहीं आएगा बेटा, रिडॉक्स ठीक ही आएगा। सिद्धांत कह रहा मैंने मोल कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन नहीं किया, तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म के लेक्चर ही करने पड़ेंगे। बस ये कि मोल के पहले 4-5 कर लो, कंसंट्रेशन के पहले 2-3 कर लो, मिनिमम इतना करोगे तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोल के पहले 5, 4 या 5, कंसंट्रेशन के 2 लेक्चर कर लो, जिससे अभी का काम हो जाएगा। अगर आर टी स्मॉलर देन 1 हुआ तो उल्टा हो जाएगा, इतनी मैथ्स तो आती है। लेकिन यहां पर आपको मैं 2 चीजें और बता दूं। एक और कांस्टेंट भी होता है केपीसी। केपीसी क्या होता है, अगर जैसे कभी कभी कुछ ऐसी रिएक्शंस होती जिसमें गैसेस भी इन्वॉल्व होती है, H प्लस एक्वस Cl एक्वस, ये आयन है, ये एक्सप्रेशन में अपियर होगा, ये भी होगा। H2O अपियर नहीं होगा क्योंकि H2O यहां पर क्या है, सॉल्वेंट। तो यहां पर अब हम क्या करते हैं, इसको तो मोलर कंसंट्रेशन में, Cl आयन को भी मोलर कंसंट्रेशन में, और इस HCl गैस है तो इसको प्रेशर, यानी प्रेशर भी यूज हो रही है, कंसंट्रेशन भी यूज हो रही है, इसीलिए इसको क्या लिखा जाता है, केपीसी, प्रेशर और कंसंट्रेशन। हाँ, आप चाहो तो HCl गैस को कंसंट्रेशन भी लिख सकते थे, दोनों ऑप्शन है। इसके लिए केपीसी भी डिफाइन हो सकता है अगर आप, और केसी भी लिख सकते हो। अगर केसी लिखोगे तो ये H प्लस Cl आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCl, दोनों ही ऑप्शन है। अगर तीनों को कंसंट्रेशन की टर्म में लिखोगे तो केसी, बट प्रेशर और कंसंट्रेशन की टर्म में लिखेंगे तो केपीसी। सब सही लिखा हुआ बेटा, मलय सब सही लिखा हुआ है। यूनिट जैसे आएगी वैसे लिखोगे। अब यहां कोई यूनिट चेक करो, इसकी मोल्स पर लीटर, इसकी मोल्स पर लीटर, इसकी एटमॉस्फेयर, तो यूनिट मिक्स होगी, उसमें मोल्स पर लीटर की भी टर्म होगी, एटमॉस्फेयर की भी टर्म होगी। देन और भी होते हैं। फोर्थ वन, केसी नोट। केसी नोट को हम ऐसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें क्या होता है, लेट्स से A मोल्स ऑफ A कन्वर्टिंग इनटू B मोल्स ऑफ B। अगर मुझे इसका केसी नोट लिखना है तो केसी और केसी नोट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जब आप यहां पर B की मोलर कंसेंट्रेशन पुट करते हो ना, तो उसको हमने 1m से डिवाइड कर दिया, 1m से, इसकी पावर B, A की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1m, इसकी पावर A। कह सकते हो सर 1m से डिवाइड करने से क्या होगा, 1 से डिवाइड कर रहा हूं, देखो 1 से डिवाइड करने से मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन 1m से डिवाइड करने से ये टर्म यूनिटलेस हो गई, ये भी यूनिटलेस हो गई, तो केसी नोट कह सकते हो इज यूनिटलेस। केसी की यूनिट होती है लेकिन केसी नोट की नहीं होती है। हाँ, लेकिन यहां फिक्स है, डिवाइड 1m से ही होगा, मोल्स पर लीटर, m का मतलब मोल्स पर लीटर। उसी तरह से केपी नोट, अगर मुझे कहा जाए केपी नोट का एक्सप्रेशन लिखो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और यहां 1 बार से डिवाइड होता है, 1 बार से, एटमॉस्फेयर से नहीं, ये फिक्स है। अगर आपको केपी नोट निकालना है तो पीए पीबी को किसकी टर्म में पुट करना होगा, बार में, और ये भी यूनिटलेस हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आएगी, इसकी इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आएगी कि ये क्यों कर रहे हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में कहीं जाके आपको समझ में आएगी।
थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो केसी नॉट और केपी नॉट, हाँ मैग्नीट्यूड वाइज केसी नॉट केसी वही होगा, केपी नॉट केपी वही होगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है बट यूनिटलेस हो रहा है, केवल यूनिटलेस हो रहा है। तो यही बस हो रहा है कि यहां यूं कह दो कि हमने इसको यूनिटलेस बना दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, जो टर्म्स थी वो यूनिटलेस हो गई। लेकिन किसी क्वेश्चन में वैसे तो होता नहीं, बट मान लो आपको केसी नोट दे रखा है, आप यूनिट लगा दो वो केसी बन जाएगा, केपी नोट दे रखा है यूनिट लगा दो वो केपी बन जाएगा। तो केवल यूनिट लिख दोगे तो केपी, हटा दोगे तो केसी। जैसे याद करो, ऐसी एक टर्म होती स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी, दोनों में यही डिफरेंस होता है, वैल्यू सेम होती है। डेंसिटी की यूनिट हटा दो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट्स लगा दो तो डेंसिटी। वो भी हो जाएगा बेटा निश्चित, केपीसी नॉट भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, केपीसी नॉट भी हो जाएगा। कोई कह रहा सर करली ब्रैकेट होने चाहिए। अच्छा बेटा ये लगा दूं तो गड़बड़ हो जाएगी, हैं क्या भाई तुम बेटा अब 9th 10th में नहीं पढ़ रहे हो, करली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट और हैं। तो फाइनली अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स भी हमने डिफाइन कर दिए। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैसे इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं ज्यादातर केपी केसी ही यूज होंगे। वैसे इस चैप्टर में केपी केसी ही यूज होगा, बाकी बहुत कम यूज होता है। तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फर्स्ट वन, टू डिटरमाइन extent of reaction, to determine extent of reaction, मतलब रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड में जाएगी, या डिटरमाइन मत करो इसको, प्रेडिक्ट करो। अभी हम थोड़ा सा टू प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब मैं थोड़ी सिंपल सी रिएक्शन लिख रहा हूं, यानी ए कन्वर्टिंग इनटू बी। मान लो इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ज्यादातर रिएक्शन में मैं आपको बता दूं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता है या 2 होता है, बहुत कम में 3 होता है। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पर बी अपॉन ए की कंसंट्रेशन को हम क्या लिखेंगे, सी। बी अपॉन ए की कंसंट्रेशन को क्या लिखेंगे, सी। अब लेट से यहां पर केसी की वैल्यू दे रखी है 10⁻3, मतलब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो बी अपॉन ए की कंसंट्रेशन का रेशियो 1000/1, 1000 होगा, मतलब बी की कंसंट्रेशन ए से 1000 टाइम्स होगी। बी की कंसंट्रेशन ए से 1000 टाइम्स होगी, मतलब अगर आपने ए के 1001 मोल्स लिए हैं, 1001, तो 1 मोल बचेगा, 1000 मोल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी ए बहुत कम बचेगा, ए ऑलमोस्ट बी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड में चली जाएगी। तो आप सोचो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻3 है तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड में चली जाएगी 99.9%। 1001 में से 1000 रिएक्ट कर गया तो 99.9%, यानी आप कह सकते हो कि लगभग ये रिएक्शन 100% हो जाएगी। यानी अगर किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻3 या उससे ज्यादा है तो कह दो वो रिएक्शन अच्छी खासी फॉरवर्ड में जाएगी। अच्छी खासी से मतलब 99% से ज्यादा, मतलब 100%।
यानी बहुत कम रिएक्टेंट बचेगा। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आता है जहां पर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 की पावर 3, 4, 5, 6 ऐसे दिख जाए तो ये समझ लेना कि रिएक्टेंट बहुत कम बचेगा। रिएक्टेंट बहुत कम बचेगा, वो लगभग पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। जनरली हम बोल देते हैं कि ऐसी रिएक्शन का एक्सटेंट 100% है, ऐसी रिएक्शन का एक्सटेंट 100% है। तो मतलब ए लार्ज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट indicates large value of equilibrium constant मतलब greater than 10 raised to power 3 indicates large extent of reaction। और large extent of reaction मतलब नियरली 100%, नियरली 100%। और यही इसका उल्टा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -3 हुआ तो लेस देन 10 की पावर -3 इंडिकेट्स स्मॉल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और स्मॉल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब 0% मतलब रिएक्शन बहुत कम होंगे। ऐसा लगेगा सर तो ये तो हो ही नहीं रही है रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -3, -4, -5 बहुत कम हो, ऐसा नहीं होगी, होगी, बहुत कम होगी। प्रैक्टिकली लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन होगी जरूर। तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये रिएक्शन तो बहुत सारी होगी, ये रिएक्शन बहुत कम होगी। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे कहीं मान लो आपके बैंक अकाउंट में सोचो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इस तरह से कुछ अमाउंट दिखे तो समझ में आता ना डिफरेंस। हाँ, समझ में आ रहा है। और यही ऐसे दिखे 10 की पावर -3, 10 की पावर -10, 10 की पावर -12। अब उसमें आगे माइनस, उसमें मिलियन भी लगा दो तो बहुत कम होगा, बिलियन भी लगा दो तो बहुत कम होगा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा ना, वो यहां पर भी आना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखते ही समझ में आना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, कौन सी कम जाएगी। हाँ, कोई कह रहा सर ये बैंक अकाउंट के एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो, हमारा तो अकाउंट ही नहीं है। तो सर हमारे से तो कनेक्ट नहीं हो रहा, एग्जाम्पल आपने अच्छा नहीं लिया यार, कनेक्ट नहीं हो रहा हम तो उससे। हम्म। और सोचो, एक सेकंड सुन के बड़ा अच्छा लगता कि अकाउंट में मिलियन बिलियन रुपीस हो, लेकिन पता जब सुनते हैं मिलियन मिलियन तो जितनी खुशी नहीं होती ना, जब पता चलता नहीं है तो उससे पता नहीं कितनी गुना दुख होता है। नहीं, तो ये बात तो है, किसी चीज के होने से खुशी जितनी मिलती है उसके नहीं होने से उस दुख जो है ना बड़ा ज्यादा होता है। हाँ भाई, आज वीजी सर का बर्थडे है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने उनका केक कटिंग सेरेमनी की थी, केक खिलाया था उनको, थोड़ा सा लगाने दिया उन्होंने, ज्यादा नहीं लगाने दिया उन्होंने। उनका कहना नहीं यार, नहीं यार ये केक नहीं लगाओ मेरे यार, तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा लगाया, वो भी उन्होंने हटा दिया। तो आज वीजी सर का बर्थडे है और होपफुली मैंने तो विश कर ही दिया है, आप लोग भी ने कर ही दिया होगा। वीजी सर, कंफ्यूज मत हो जाना, वीजी विकास गुप्ता सर। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड एप्लीकेशन पर आते हैं। टू प्रेडिक्ट नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन।
टू प्रेडिक्ट नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या है इसका, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी रिएक्शन में ऐसे लिखता हूं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंटेनर में मैंने ए डाला है, हो सकता है मैंने ए डाला हो सकता है मैंने बी डाला हो, क्योंकि मैंने रिएक्शन ऐसे लिखी, आप उल्टा करके भी लिख सकते हो। अगर मैं कहता हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, आप उल्टा करके कह दो 1/K1। तो ये कोई जरूरी नहीं कि रिएक्शन ऐसे दी गई मतलब कंटेनर में ए डाल रहे हैं, हो सकता है ए डाल रहे हो सकता है बी डाल रहे हो सकता है ए और बी दोनों डाल रहे हो। अब मान लो मैंने आपसे कह दिया कि एक कंटेनर है जिसमें मैंने ए के भी कुछ मोल्स डाल दिए और बी के भी कुछ मोल्स डाल दिए, ए और बी दोनों डाल दिया, और अब आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या ए बी में कन्वर्ट होगा नेट या बी ए में कन्वर्ट होगा, क्या होगा। तो अगर आपने कंटेनर में ए भी डाला है बी भी डाला है तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर अगर बी और ए की कंसंट्रेशन का आप रेशियो लेते हो किसी भी इंस्टेंट पर, देखो इक्विलिब्रियम पर जब आप ये रेशियो लेते हो तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है, बट किसी और इंस्टेंट पर या किसी भी इंस्टेंट पर आपने इसकी कंसंट्रेशन का ये रेशियो लिया तो इसे हम एक वेरिएबल, उस वेरिएबल को हम लिख लेते हैं क्यू। दिस वेरिएबल इज नोन एज क्यू। हाँ वैसे इसको बोला जाता है, नाम इसका है रिएक्शन क्वोशेंट। क्यू बोल दो, नाम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, नाम कुछ भी रख दो, क्यू बोल दो, एक्स बोल दो, वाई बोल दो, एक वेरिएबल है। यानी किसी भी टाइम पर बी अपॉन ए की कंसंट्रेशन के रेशियो को हमने क्या कह दिया, क्यू, रिएक्शन क्वोशेंट। लेकिन अगर ये क्यू के बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है, दैट मीन्स रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम यानी सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। ना तो नेट ए बी में जा रहा होगा ना बी ए में जा रहा होगा। लेकिन अगर Q जो है वो K से कम है, मतलब राइट नाउ इनकी कंसंट्रेशन का जो रेशियो है इक्विलिब्रियम पर जो होना चाहिए उससे कम है, इक्विलिब्रियम पर जो होना चाहिए उससे कम है, तो क्या होगा, ये रेशियो बढ़ेगा। रेशियो बढ़ेगा यानी Q की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, K के बराबर। अल्टीमेटली Q की वैल्यू K के बराबर होगी। तो अगर ये रेशियो कम है तो Q की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब B की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, A की कम होगी, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में। और अगर Q की वैल्यू K से ज्यादा है मतलब ये रेशियो जो इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा हो गया, तो यानी इस रेशियो की वैल्यू को कम करना है, क्योंकि कम करेंगे तभी ये क्यू के बराबर आएगा। यानी ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कुछ नहीं, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में जाएगी, ये एक तरीका है बताने का, एक तरीका है बताने का। राइट बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं बेटा, इधर उधर इधर उधर हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पढ़ना वढ़ना छोड़ देते हैं, दूसरी बातें ही कर लेते हैं अपन, तुम्हें भी मजा आता है, मेरे क्या जा रहा है, जिसमें तुम्हें मजा आए वही करते हैं। मैं पढ़ाता रहता हूँ, इधर से कोई कुछ कमेंट किधर से कुछ कमेंट, और कोई सिर पैर नहीं होता भाई। ये स्नेहा क्या लिख रही, सर आपने हार्ड वाटर नहीं किया, ये क्या है हार्ड वाटर नहीं किया। अच्छा हार्डनेस ऑफ वाटर की बात कर रहे हो आप, ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है स्नेहा। हार्ड वाटर नहीं किया या करवाया, मतलब समझ नहीं आया, लाइन हिंदी भी नहीं समझ में आ रही। और हार्ड वाटर नहीं पढ़ाया, हार्डनेस ऑफ वाटर नहीं पढ़ाया, शायद अगर ये सेंटेंस है, हाँ या ना। और तनिष्क पता नहीं कितने जीरो लगा चुका है, पता नहीं 1 2 3 पता काउंट भी नहीं होंगे। वाह भैया बहुत बढ़िया तनिष्क।
सीबीआई वाले पहुंचते होंगे तुम्हारे घर पर, सीबीआई नहीं तो ईडी। मोदी जी को पता चल गया तो जरूर भेजेगा, बेटा कहाँ से आए। हाँ। अभी मैंने एक सुना था, एक मंदिर में पता किसी ने कुछ क्या किया था। एक कोई बंदा था, उसने शायद 1 करोड़ या कुछ का चेक डाल के मंदिर के पेटी में डाल के चला गया। और मंदिर वालों ने जब वो चेक लगाया तो पता चला कि उसके अकाउंट में तो 10 रुपए हैं। चेक डाल के गया 1 करोड़ का। पुलिस पकड़ के ले गई। कमेंट भी आना बंद हो गए लो तुम्हारे। इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट लिखोगे तो फिर कैसे कमेंट आएंगे। तो यस, हार्डनेस ऑफ वाटर ये पूछ। अब कमेंट दिखने लगे भैया, इतनी 2 मिनट से जो तुमने कमेंट किए वो मुझे नहीं पता चले। निश्चित सभी कांस्टेंट के लिए वही रूल होता है, चाहे केसी केपी सबके लिए वही रूल होगा। इनकम टैक्स वालों के घर में रेड कौन मारता, कौन इनकम टैक्स वाला है भाई? अक्षत तुम? बेटा ध्यान रखना, अक्षत मतलब उसके पापा इनकम टैक्स में हैं, तो यहाँ लिखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। और मैं भी गलती से कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे, समझ रहे हो, पता चला कि यार फिर कमेंट आना बंद हो गए। मतलब कुछ भी सर, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है? भगवान भी चाहते हैं छुट्टी हो जाए। बिना कंसंट्रेशन टर्म के चैप्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये चैप्टर टफ है? बेटा नहीं पढ़ो तो हर चैप्टर टफ है, ढंग से पढ़ो तो हर चैप्टर आसान है। बट आज का भी क्या टाइम हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। होमवर्क की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लास में जेई मेंस और जेई एडवांस्ड, किसकी? रिडॉक्स की, ये डिस्कस करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। कोटा में वेंसडे को फन डे हो गया। बेटा अच्छी तरह से पढ़ते रहो तो हर दिन फन डे ही है। अच्छी तरह से पढ़ते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, तो वही फन भी है मुझे लगता है। हमारे लिए पढ़ने में ही सब मजा है, तो इसलिए मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी यही कहूँगा, पढ़ो और पढ़ने में ही इंजॉय करो।
डोंट टेक इट एज ए बर्डन, बर्डन लगेगा तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अच्छी नींद तभी आती है मुझे तो, या मेरे हिसाब से तो, जब यार आज तो ये टारगेट है इतने क्वेश्चन करने, क्वेश्चन सारे हो गए मस्त, अब नींद आएगी मस्त, और मजा आता। आज तो मैंने दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा किए हैं, दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा किए आज तो, और अच्छी नींद आएगी। क्यों? मजा आया ना। सर ने 10 क्वेश्चन दिए थे, मैंने तो 15 कर लिए। वाह। ये नंबर नोट कर लो यार, ये नंबर, मोबाइल नंबर, राइट। हाँ प्रणय, तुम्हारा नंबर लिख लिया मैंने। समर्थ कह रहा कुछ बताओ बाकी सर के बारे में आपकी ओपिनियन। बाकी सर के बारे में मेरी ओपिनियन, बेटा ऐसे महान महान टीचर्स हैं वो, कि उनकी तारीफ में क्या करूं, जिस दिन भी करूंगा वो कम है। हाँ, तो सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट इन द सेंस सीरियसली एक्सपर्ट है वो। बाकी टीचर्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते किसी से, अनमेच्ड है। बस इतना ही कहूंगा। बस जो कहे वो करते रहो, जो कहे वो करते रहो। हम सभी से मिलना है तो कोई बात नहीं बेटा, मिलेंगे, चिंता मत करो। एक काम करो, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन की पार्टी कोटा में ही करेंगे। सिलेक्शन की पार्टी कोटा में ही करेंगे, ठीक है। यार मैं बास्केटबॉल तो नहीं खेलता। मैंने एक बार बस कॉलेज में जब गया था आईटीबीएचयू में, बास्केटबॉल खेलने लगा था, और हुआ क्या था कि मैंने बॉल को, बास्केटबॉल को फेंका, और वो बास्केट जो होता ना उससे टकरा के वापस मेरे नाक पे लगी। और सर्दियों का टाइम था, विंटर अच्छी खासी, रात को 10 साढ़े 10 बजे कुछ खेल रहे थे, सर्दियों के दिन थे। मैंने बास्केट की तरफ बॉल को फेंका और वो गिरी, और मेरे यूं कहे तो थोड़ा बहुत तो खून भी आ गया था। उसके बाद मैंने बास्केटबॉल खेलना ही छोड़ दिया। अब बाकी बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ, ऐसा नहीं है। और स्टेमिना बहुत चाहिए बास्केटबॉल में भी, स्टेमिना, बास्केटबॉल फुटबॉल इनमें यूनिट बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए भैया, उतना नहीं है अपने में, उतना स्टेमिना नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ। यस, प्रकाश का कहना है कि सर उसने बाट, अच्छा बास्केटबॉल के स्टेट लेवल प्लेयर्स हो, वेरी गुड। प्रणय को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। उसकी बहुत, वो कह रहा है उसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, तो अब उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी पड़ेगी ना यार बेटा। जिसकी प्रॉब्लम होगी तो उसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन फुटबॉल मैं बहुत देखता हूँ, फुटबॉल देखने में मजा आता है, बट फुटबॉल का वर्ल्ड कप ही देखता हूँ यार, वर्ल्ड कप में मजा आता है, बाकी तो नहीं देखता मैं। चलो जी, चलो बाय बाय, होमवर्क हो जाएगा ना ये? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। बाय बाय, सी यू।